नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग खत्म हो गई है। अब इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए एग्जिट पोल के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि एग्जिट पोल कितने सटीक होंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल ही में आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हम देख चुके हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चुनावी जंग है, तो झारखंड में एनडीए और इंडिया के बीच टक्कर है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं, चलिए उनसे मिलवा देते हैं आपको। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेरिया। तो प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही। एग्जिट पोल आने वाले हैं, इससे पहले हमने देखा है ओपिनियन पोल आए थे। जो पोल आए थे उसमें कहा गया कि महायुति की सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है। एक एग्जिट ओपिनियन पोल में, माफ़ कीजिएगा, इनकी सरकार बनते दिखाई और दूसरे में इंडिया की और महाअघाड़ी की। तो ओपिनियन पोल तो इस तरह के आए हैं, एग्जिट पोल जो हम दिखाने जा रहे हैं, क्या इसमें भी इस तरह की गफलत रहेगी? ब्रिजेश, देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी कशमकश भरा चुनाव है। दोनों तरफ बराबरी की टक्कर वाली पार्टियां, और बड़ी रोचक बात यह है कि एक शिवसेना का हिस्सा जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ है, तो दूसरा हिस्सा महायुति की तरफ है। एनसीपी का एक हिस्सा महायुति की तरफ है, तो दूसरा महाविकास अघाड़ी की तरफ है। तो निश्चित तौर पर जो पिछले चुनाव की यदि हम बात करें, पिछले चुनाव में जिन दलों पर लोग वोट डाला करते थे वो दल ही बढ़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ का मतदाता भी जो है अलग अलग हिस्सों में बट गया होगा, दिग्भ्रमित होगा, किधर जाएं किधर नहीं जाएं। तो बड़ी एक विशेष टाइप का मुकाबला वहाँ पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें बढ़ने की संभावना वहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस वहाँ पर चुनाव मैदान में है, लेकिन सहयोगी के तौर पर है। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने दम पर वहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। तो इस जो ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं वो लगभग उसी चीज़ को देखते बता। ओपिनियन पोल चुनाव के दौर के हैं, पहले के हैं। आज जब मतदाता वोट करके निकला है, अभी 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है, उसके बाद अब जब वो विश्लेषण वोटर्स का आएगा एग्जिट पोल के जरिए, तो चीज़ें बहुत हद तक हम मान सकते हैं कि साफ होंगी। लेकिन मतदाता बहुत ज़्यादा आजकल समझदार हो गया है। वो क्या करने जा रहा है, उसने किसे वोट दिया है, वो खुलकर अब नहीं बताता है। जैसा भी आपने कहा, हरियाणा चुनाव में वो चीज़ हम देख चुके हैं कि बहुत सारी जगह जो है एग्जिट पोल भी फ्लॉप साबित हुए, फेल हो गए हैं, परिणाम बिल्कुल उसके उलट आए। तो ये निश्चित तौर पर है कि मतदाता काफ़ी गहराई से सोच विचार करके वोट कर रहा है। और एक चीज़ें वो जो देख रहा है कि जो दल दोनों तरफ जो बढ़ चुके हैं, तो किधर वजन ज़्यादा है, सत्ता किधर है, किधर से सरकार की योजनाएं किधर अच्छी हैं। और उस पूरे पैमाने पर यदि देखते हैं, तो चाहे केंद्र में सरकार होने के साथ ही देखें, तो चाहे बाकी बीजेपी के अन्य राज्यों को आंकते हुए देखें, तो ऐसे में महायुति का पलड़ा जो है महाराष्ट्र में थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। बाकी परिणाम जो आएंगे सो वो आएंगे। लेकिन अभी जो यदि हम कहते हैं जो एग्जिट पोल आएंगे, तो शायद वो भी यही चीज़ को दिखाते हुए दिखाई देंगे कि ज़्यादातर का झुकाव एग्जिट पोल में महायुति की तरफ जाता हुआ मतदाताओं का दिखाई दे सकता है। ब्रजेश जी, देखिए मनोज जी, कशमकश का चुनाव तो है ही, जिस तरह से प्रभु जी ने भी बताया है। लेकिन 68% झारखंड में होता है मतदान और 58% महाराष्ट्र में होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? कम प्रतिशत जो मतदान हुआ है, वो क्या आपको लगता है कि सरकार के फेवर में जाएगा, या लोगों में उतना जोश नज़र नहीं आया कहीं भी? देखिए, दोनों से आते हैं ब्रजेश जी, क्योंकि अभी जो है ये हम देख रहे हैं 5 बजे तक का है। और कई बार हमने देखा है कि जो डाटा है वो रात में 11-12 बजे तक अपडेट होता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा इलाका है, देश का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो, लोकसभा और विधानसभा की दृष्टि से भी हम देखें तो। और बड़ा इलाके के कारण ये कि दूर दराज से जब आंकड़े आते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी जो हम झारखंड का भी बता रहे हैं वो भी 5 बजे तक का ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर 10% का अंतर है तो ये रेशो झारखंड में भी बढ़ेगा और महाराष्ट्र में भी। लेकिन झारखंड में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 3 बजे तक ही मतदान बिल्कुल, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाका, उस वैसी कुछ सीटें महाराष्ट्र में भी हैं। खासतौर से जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे इलाके हैं, उनमें से कुछ सीटें वहाँ भी हैं। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है और शहरी इलाकों में कमोबेश कम दिखा है। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि जो महिलाओं को लेकर है, कि लाड़की बहन जो योजना है, जिसको लेकर पूरा दोनों जो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों का फोकस रहा है। क्योंकि बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है, एनसीपी, माफ कीजिए, शिंदे वाली, वो 1500 रुपये महीना दे रही है। लगभग 5 किस्तें मिल चुकी थी महिलाओं को।
दूसरी ओर जो MV है महाविकास अघाड़ी, उसने वादा किया है कि 3,000 रुपये महीना देंगे, और जो गठबंधन है महायुति उसने 2,500 का वादा किया है। ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि बीजेपी ने जो स्कीम्स दी थी उनको 4-5 महीने से पहले पैसा गया था, उसके साथ गए थे। दूसरी एक बड़ी बात है कि मराठा जो आंदोलन है कि जो मराठा इलाके हैं, कम से कम लगभग 46-47 सीटें ऐसी जो प्रभाव वाली है, वहाँ वोटिंग टर्नआउट कितना हुआ है जो भी डाटा आ रहा है, तो वो उससे बीजेपी उसको काउंटर कैसे करती है। क्योंकि हमने हरियाणा में भी देखा था कि जाट आंदोलन को लेके बड़ी नाराज़गी देखी गई थी, इसके बाद किसान आंदोलन को देखा गया, फिर पहलवानों का आंदोलन, तो उसको ये मान लिया गया था कि कमोबेश से पूरा महाराष्ट्र, ये माफ कीजिए हरियाणा की आवाज़ है। विधानसभा के पहले हमने देखा था, लोकसभा में भी जो नतीजे आए थे महाराष्ट्र के, वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे, क्योंकि बीजेपी को केवल 9 ही सीट मिल पाई थी वहाँ से। हालांकि वोटिंग उनका जो शेयर था वो 30% था, और माना गया था जो मनोज जरांगे के नेतृत्व में जो मराठा आंदोलन हुआ था उसने बीजेपी को और उसके गठबंधन सहयोगियों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन कांग्रेस सबसे ज़्यादा फायदे में रही थी। लेकिन विधानसभा में इसके अलग उठती थी, जो प्रभु जी ने भी कहा, बीजेपी चूँकि 150 के आसपास सीटें जीत रही है, लड़ रही है, तो उनका प्रयास होगा कि 100 से 120 सीटें जीतने का वो प्रयास करें, ताकि जो शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, जो कि गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी है महायुति के लिए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि संभवतः 15 से 20 सीटें वो हासिल कर पाए, क्योंकि वो एक मुश्किल लड़ाई में अपने भतीजे से खुद चुनाव लड़ रहे हैं बारामती में, और उनका अपना भतीजा उनको कड़ी टक्कर दे रहा है, तो बाकी जगह वो जा नहीं पाए। फिर जो कटेंगे बटेंगे का उन्होंने बीच चुनाव में विरोध किया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट छिटकने का डर था। तीसरा, नवाब मलिक जैसे जो ईडी के जिनके छापे पड़े थे, 17 महीने जो जेल में रहे, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया, जिसके लेकर भी वो चर्चा में रहे। तो ये सारे वो कारण हैं जो कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं, और यही संकट उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है, क्योंकि शरद पवार ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, और जो जिस इलाके में उनका वर्चस्व है वहाँ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लिए, और जो बम्बई में जो वर्चस्व देखा जाता था शिवसेना का, वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, वह एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी है, बीजेपी से भी है, और दूसरे जो दल है उनसे भी उनका मुकाबला है। तो ऐसे में शिवसेना का प्रदर्शन कैसा रहता है, तो क्या वो नंबर 3 पे रहती है महाविकास अघाड़ी में, और जो गठबंधन में खींचतान मची थी शुरुआत में हमने देखा था चुनाव को लेकर कि सीएम का फेस कौन होगा, तो शरद पवार ने मना कर दिया था कि अभी हम इसको खोलेंगे नहीं, अभी बनाएंगे नहीं, सीएम का चेहरा किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से भी यही कहा गया, लेकिन दूसरी ओर से बीजेपी ओर से हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। जो देवेंद्र फडणवीस है, जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चलिए मनोज जी, बड़ी खबर आ रही है, पहली एजेंसी का एग्जिट पोल आ गया है हमारे पास। महाराष्ट्र का पहला एग्जिट पोल सामने आ गया है। महाराष्ट्र में मैट्रिज का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें बीजेपी गठबंधन की सरकार बनते बताया गया है। 150 से 170 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी और उसके गठबंधन को 150 से लेकर 170 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें महाराष्ट्र में अन्य को 8 से 10 सीटें जो निर्दलीय हैं उनको मिलती हुई दिखाई गई हैं। मैट्रिज का ये एग्जिट पोल आया है सामने। पहला एग्जिट पोल जो सामने आया है उसमें बीजेपी गठबंधन की सरकार बनते हुए बताई गई है। मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जो अभी प्रभु जी ने भी कहा था कि एज में तो महायुति दिख ही रही थी, लेकिन हरियाणा का भी हमारे सामने उदाहरण सामने है, लेकिन जो ओवरऑल जमीन पर दिख रहा था, क्योंकि हरियाणा में 2 दलों की लड़ाई थी, बाकी जो क्षेत्रीय दल थे उनके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इनका खाता भी ना खुले, ये इक्का दुक्का सीटों पर सिमटेंगे। वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एकदम सही साबित हुए। केवल अंतर ये रहा कि बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट शेयर का था, आपने देखिए ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों में, लेकिन सीटों में बीजेपी ने बाजी मार ली थी। इस एग्जाम जो महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया है, यह क्लियर कट ये लड़ाई थी, क्योंकि तीनों दलों में वैसा तालमेल नहीं दिख रहा था जो सरकार के समय था। बाद में ये चिंता थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ी लड़ाई गठबंधन में ये थी महाविकास अघाड़ी में। लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था कि ना देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, ना एकनाथ शिंदे ने कहा, और अजीत पवार तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मैं वही कह रहे हैं दौड़ में नहीं हूं। तो ये एकदम क्लियर पिक्चर थी। दूसरी लड़ाई वहाँ ये थी कि कई जगह पर ये खबरें आई
कि जो गठबंधन के सहयोगी थे महाविकास अघाड़ी के, वो ये चाह रहे थे कि जो दूसरा दल है उसकी सीटें उससे कम हो, ताकि जब अगर सरकार बनाने की नौबत आए तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट हो मुख्यमंत्री उसका हो। ये जो एक फार्मूला था, तो मुझे लगता है ये एक दिक्कत है। दूसरा कि क्या मराठा आंदोलन का वो प्रभाव अभी तक था जो लोकसभा चुनाव में था, और बीजेपी ने उसका काउंटर कैसे किया। तो आप देखिए धनगर जो कि 14% के आसपास आबादी है, उनको आरक्षण दिया गया इस सरकार के पहले। लाड़की बहन का जो मैंने आपसे जिक्र किया है, तो ऐसे तमाम सारे जो निर्णय लिए गए थे, जिनको आप कह सकते हैं कि रेवड़ी वाली जो संस्कृति थी बीजेपी ने और महायुति ने जो सरकार थी, उसने पूरा पिटारा खोल दिया था। आप देखिए इसी सरकार में मुस्लिमों को रिझाने के लिए जो इमामों की तनख्वाह थी वो 6,000 से 16,000 कर दी गई थी। तो ये ऐसी सरकार के निर्णय थे, और लगभग आखिरी के 2-3 महीने में लगभग 300 से 400 ऐसे निर्णय थे ताबड़तोड़, जिस पर अमल करने का प्रयास किया गया और हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया। और दूसरी ओर जो महाविकास अघाड़ी का सबसे बड़ा संकट था कि मुस्लिम वोट क्या शिवसेना के साथ उस स्थिति में जाने की स्थिति में थे, और कई सारी ऐसी खबरें भी आई थी, क्योंकि लोकसभा में जरूर मनोज जी, एक और बड़ी खबर आ गई, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। यूपी उपचुनाव में भी मैट्रिज ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। बीजेपी को 7 सीटों का अनुमान बताया गया है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव थे। यहां बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाया गया है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव थे। इस बार उत्तर प्रदेश में तो मनोज जी राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं, ये भी बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि समाजवादी पार्टी अकेले किला लड़ाती दिखी, कांग्रेस को वहाँ सीटें दी नहीं गई, जो सीटें वो देना चाहते थे वो उन्होंने ली नहीं। तो इंडिया गठबंधन के नाम पर हम कह रहे हैं कि 2 सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला था। निश्चित तौर पर देखिए उसमें से एक जो करल सीट हैगी वो सपा का परंपरागत गढ़ है, और वहीं से सबसे ज़्यादा शिकायत आई दूसरी मीरापुर सीट, जिस पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी लड़ रही थी। तो जाहिर सी बात, और जिस चुनाव में जैसा हमने देखा लोकसभा में जब बीजेपी दूध की जली थी, इस बार उन्होंने छाछ भी फूक फूक कर पी थी, क्योंकि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को एकदम फ्री हैंड दिया गया था। और जो कटेंगे और बटेंगे का जो नारा था, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर असर दिखना था तो उसका इसी बेल्ट में दिखना था, यूपी में, क्योंकि झारखंड बेसिकली बहुत बड़ा है, उसका एरिया जो है आदिवासी बहुल है। महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में उसका पोलराइजेशन हो सकता था, लेकिन अगर बम्बई में हमने देखा था कि पोलिंग जो है वो वोटिंग परसेंटेज 50 भी नहीं पहुंचा था, तो वैसा पोलराइजेशन सीधा सीधा वहाँ नज़र नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है, ये अगर नतीजा इसी प्रकार का आता है, एग्जिट पोल भी अगर एग्जैक्ट निकलता है तो योगी आदित्यनाथ की पोजीशन मजबूत होगी, और जो उनके खिलाफ सुर निकल रहे थे बार बार, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लिया, तमाम सारे नेता, वो मुझे लगा थोड़ा मध्यम पड़ेंगे। और जो ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, हालांकि हमने देखा मध्य प्रदेश में परंपरा रही है, सिंहस्थ के आसपास कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बदल जाता है, या जो सिंहस्थ करा लेता बदल जाता है। लेकिन यही हम देख रहे हैं कि अगले महीने सिंहस्थ कुंभ लगना है इलाहाबाद में, तो हो सकता है कि ये जो कुंभ है वो उनके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा हो योगी आदित्यनाथ। चलिए एक और बड़ी खबर आ गई है, माफी चाहता हूं मनोज जी, आपको रोकना पड़ रहा है। झारखंड में भी मैट्रिज का एग्जिट पोल आ गया है। एनडीए को 45 से 50 सीटों जीतने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान इसमें बताया गया। झारखंड में एग्जिट पोल भी वही बता रहे हैं जो ओपिनियन पोल ने बताए थे कि वहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में तो प्रभु जी, झारखंड में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में कोई अंतर नहीं है। ओपिनियन पोल भी बता रहे थे कि 45 से 50 सीटें एनडीए को आ सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 18 से 25 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल में भी हम देख रहे हैं कि मैट्रिज का जो एग्जिट पोल आया है उसमें भी लगभग यही बताया गया है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है।
हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, झारखंड के जो आ रहे हैं लगभग हम उम्मीद करते हैं कि परिणाम लगभग ऐसे ही आएंगे, क्योंकि झारखंड में बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। रेत वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था, रेत के दाम बहुत ज़्यादा वहाँ पर थे, वहाँ पर जो करप्शन को लेकर वहाँ पर जो छापे भी मारे एजेंसियों ने, तो करोड़ों रुपए के नोट वहाँ पर मिले थे। तो जब जिस सरकार का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपनी ज़मीन अच्छी मजबूत की थी। शिवराज सिंह चौहान जो कि जनता के बीच खासा लोकप्रिय चेहरा है, वो और अब हिंदुत्व का कोर उनका जो चेहरा है हेमंत बिस्व शर्मा, उन दोनों को प्रभारी और सह प्रभारी वहाँ पर बनाया था। तो एक तरीके करके सोशल इंजीनियरिंग के जो है मसीहा कह सकते हैं हम शिवराज सिंह चौहान को आज की राजनीति का। उनने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार सरकार बना के थी। वही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला वहाँ पर भी दिखा, और वो मध्य प्रदेश में जो किए गए काम हैं, मध्य प्रदेश की जो योजनाएं लागू की गई हैं, उन योजनाओं को जो दूसरे राज्यों में बीजेपी अपना रही है, और उसी चीज़ को झारखंड में बीजेपी कैसे लेकर आएगी, उसका एक भरोसा वहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो समस्या है, वो उसको लेकर यदि हम कहें तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोर्चा पूरा खोल कर रखा हुआ था। और ये जो एक दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो फूट पड़ी थी, पूर्व सीएम का भी चंपई सोरेन को उन्होंने ले आए, हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी से चुनाव मैदान में दुर्गा सोरेन जी। तो इस तरीके से उनने जो बीजेपी की जो रणनीति होती है चुनाव की, वो सारे प्रयोग उनने वहाँ पर किए हैं। जो पहले भी बीजेपी की वहाँ पर सरकार रही अपने दम पर, तब का काम गिनाने उनके लिए था सामने कि हमने ऐसे योजनाएं लेकर आए थे। जैसे रघुबर दास की जब सरकार थी तो किसानों को जो है 5,000 रुपये एकड़, जो है 5 एकड़ तक के किसानों को जो है सहायता राशि देने की एक स्कीम आई थी, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। उसको फिर से लागू करने की वहाँ पर बात की गई। तो जो बीजेपी सरकारों की जो योजनाएं हैं, और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा या बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा है, ट्राइबल का मुद्दा है, आप ये मैं आऊंगा प्रभु जी आपके पास। एक और एग्जिट पोल आ गया है चाणक्य का। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में आया है चाणक्य में 152 से 160 सीटें महायुति को मिलने वाली हैं। अब तक 2 एग्जिट पोल आए हैं, 2 एजेंसियों के, दोनों में महायुति की सरकार बनते दिखाया जा रहा है। जी प्रभु जी, इसे कैसे देखते हैं आप? एक एजेंसी फिर दूसरी एजेंसी। देखिए वो भी तो और भी एजेंसियों के आना है, 8-10 हमके वहाँ 10 एग्जिट पोल आने हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसमें जो है बहुतायत की संख्या यही होगी, क्योंकि एक हवा वहाँ पर वही दिखाई दे रही थी। हम उस बारे में चर्चा कर ही रहे थे एग्जिट पोल पर आने के पहले। तो लेकिन इतने सारे दल थे, शिवसेना 2 थी, एनसीपी 2 थी, तो आपको नहीं लगता कि मतदाताओं में कंफ्यूजन रहा होगा? वोट परसेंट की 1 बजे कम होने की ये भी हो सकती है। नहीं, महाराष्ट्र में वैसे भी पोलिंग कम होती है ब्रजेश जी, और जो आप कह रहे हैं इसका भी थोड़ा बहुत योगदान होगा। जो मनोज जी ने कहा कि बीजेपी अपने दम पर वहाँ पर 150 सीटों पर लड़ रही है, और बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, हम भले नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है कि उनने जो एक फैसला लिया था लोकसभा चुनाव के पहले ही, मध्य प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की, उनके जो सस्ता राशन देने की एक स्कीम लेकर आए थे। वो राशन लोगों को मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी सहायता वो दे रहे हैं। तो अपने योजनाओं को वो चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी लागू करने का एक भरोसा उनने जो दिया है, तो निश्चित तौर पर जो आम मतदाता है, ज़रूरतमंद मतदाता है, उसको ये लगता है कि भरोसा उधर वो करता है। क्योंकि कांग्रेस या बाकी जो गठबंधन है, जो यूपीए से संबंधी जो जितने भी गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी के जो दल है, वो जो स्कीम्स बताते हैं, जो उनकी सरकार भी बनी राज्यों में, तो वहाँ पर वो पूरी नहीं कर पाए। अब मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लो, उन्होंने कहा कर्ज माफ़ी कर देंगे 10 दिन में, और कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई 15 महीने में। कर्नाटक में जो है वहाँ के जो है डिप्टी सीएम ही कहना पड़ रहा है कि इन योजनाओं के कारण जो है बजट का पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं हाँ, उनके रास्ते। तो जो है ये चाहे हिमाचल में देख लीजिए, वहाँ वेतन बांटने के लाले पड़ गए हैं उनको। तो वो उस तरीके की वो वहाँ पर मैनेजमेंट फेल दिखाई दे रहा है। सरकार तो बना ली उनने घोषणाएं करके, योजनाएं बता के, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। उसके उलट देखें यदि हम जो है बीजेपी गठबंधन के सरकारों को देखें, जहाँ बीजेपी की सरकारें, वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहाँ पे कोई बजट का संकट नहीं है। वहाँ पर वो जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करते हुए दिखाई देते हैं। और जो मनोज जी ने कहा था रेवड़ी कल्चर आजकल जो है आम मतदाता उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे पंचायत चुनाव होते थे कि साड़ी बांट दो, ये दे दो, वो दे दो, और वो वोट मिल जाता था, लगभग वही स्थिति वो तो तमाम दल अपना रहे हैं
रणनीति। लेकिन यहाँ कुछ पर भरोसे मजबूरी की में बात कर है रहे हैं ना। ब्रजेश जी, यहाँ एक पार्टी जो है लगातार दे देकर भरोसा जताने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में लगातार उन्हें चुनाव की पहले 5 बार दे चुके हैं, मध्य प्रदेश में वो लगातार मिल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने वादा किया था सरकार बनने के बाद वहाँ पे भी मिल रहा मुझे है, दिल्ली राजस्थान में केजरीवाल मिल रहा उदाहरण है। आप देखिए लोकसभा में एक खाता नहीं खुल रहा है उनका दिल्ली में, बिल्कुल। लेकिन लगातार आप देखिए कि कितनी वो सीटें जीत रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे वो मुफ्त महिलाओं को बस यात्रा भाई। देते हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं, पानी सस्ती दे रहे हैं, तो वो मोहल्ला निश्चित तौर क्लिनिक है, पर, तमाम मोहल्ला- सारी मतलब हर राज्य में एक महिला वोट बैंक अलग रणनीति के साथ उसको केवल साधने महिला का वोट जतन किया बैंक जा नहीं रहा है। ब्रजेश जी, ये जो है ये हितग्राही वोट बैंक कहना चाहिए इसको। हर वर्ग का हितग्राही है, उसको साधने के जतन सरकारें जहाँ पर है वहाँ वो करती हैं। जो विरोधी दल हैं वो भी उनको लेकर स्कीम देते हैं, लेकिन उस पैमाने पर कसौटी पर खरा कौन उतर रहा है? जो सरकार में है वो साबित करके दे रहा है कि नहीं हम खरे हैं, हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो ये जो मोदी ने जो एक नारा टैगलाइन दिया था ना कि हर गारंटी की गारंटी मोदी है, तो वो जो एक बात है कि वो अपनी गारंटी पूरी करते हैं, तो वो गारंटी के दम पर ही उधर झुकाव दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में तो वैसे भी जो है सत्ता में बीजेपी गठबंधन सरकार थी, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर भी उन्होंने काम करके दिखाया है। उसके उलट जब वो महागाड़ी के लोग जब सरकार में थे तो उस समय के उनके अपने झगड़े सामने वो लोगों के ध्यान में है, तो एक स्थायी सरकार की चाह वहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही है, जो उनको दिखता है कि महायुति के जरिए ही वो पूरा हो सकता है। तो मनोज जी, एमबीए की बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात करें, वहाँ दरारें दिख रही थी जिस तरह से प्रभु जी भी कह रहे हैं, लेकिन दरारें तो यहाँ भी दिख रही महायुति में भी, कि किस तरह से यदि एक बयान आता है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे बयानों पर भी हमने देख रहे हैं गठबंधन सहयोग के किस तरह के बयान आते हैं। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि आप देखिए एकनाथ शिंदे तो उसके साथ गए ना जो मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बैंक वो खिसक ना जाए। आप देखिए नवाब मलिक को आखिरी टाइम पे वो टिकट मिलता है, उनकी बेटी को मैदान में दोनों ही उतारा- गठबंधन लड़ रहे हैं, लड़ आमने रहे हैं, सामने हैं। और उनकी बेटी को मैदान में उतारा जाता है। अबू आजमी देखिए कि वही काम कांग्रेस और दूसरा गठबंधन कर रहा है कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनके खिलाफ जो महाविकास अघाड़ी है उसने वो कोई अपना उम्मीदवार उम्मीदवार नहीं नहीं उतारा। देती है। कई सारी मुस्लिम सीट पर AIMIM जिसपे ठप्पा लगता रहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कई सारी मुस्लिम बहुल सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे ताकि बीजेपी को फायदा न हो। हालांकि 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिसमें 6 मुस्लिम बहुल हैं और 4 पर उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारे हैं, और एक सांसद उनका 2009 के चुनाव में जीत कर आया था। तो ये वो सारी स्थितियां हैं, और अरब की जो स्थितियां हैं जो प्रभु जी ने भी कहा है, और जो गठबंधन में दरारें वैसी खुलकर सामने नहीं आई हैं कि वो एकदम से उन्होंने नकार दिया। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने उसको सेफली उसको मॉडिफाई किया उस नारे को। उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे बटेंगे काउंटर हो गया वो, तो पूरी बीजेपी उसी नारे को बढ़ाने लगी। लेकिन जहां उस नारे की जरूरत थी तो योगी आदित्यनाथ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मनोज जी, पूरे- चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और कंपनी का एग्जिट पोल आ गया है, एजेंसी का। महाराष्ट्र में पोल डायरी का एग्जिट पोल आया है। महायुति को 126 से 186 सीटों का अनुमान बताया गया है। एमबीए को 69 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें मिल सकती हैं पोल डायरी के एग्जिट पोल के अनुसार। महायुति को 126 से 186 सीटें मिल सकती हैं पोल डायरी के एग्जिट पोल के अनुसार। एग्जिट पोल तो अभी तक जो भी सामने आए हैं महायुति की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो महायुति की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। मनोज जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। देखिए पहले तो जो आंकड़ा दिखाया ना मुझे पोल डायरी, हम देख रहे हैं 60 सीटों का डिफरेंस है, 126 से 186। आमतौर पर इतना होता नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 3 से लेकर 5% का एरर देख सकते बड़ा हैं। मार्जिन दिया है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा मार्जिन है जो कि गले उतरने वाला नहीं। मुझे लगता है कि सबको खुश करने की बात हो सकती है कि इतने से इतने के बीच में अगर कहीं जाकर टिक गए तो कह सकते हैं हम हो जाए। लेकिन जहाँ तक हम जो गठबंधन की बात कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति में, तो आप देखिए आरोप कई सारे लगे कि तमाम सारी स्कीम्स जो है गुजरात चली गई हैं, बड़े वहाँ पे जो प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन चुनाव को पहले हमने देखा धुआंधार
मोदी ने जब वहाँ दौरे किए थे तो कई सारी रेवड़ियाँ बांटी, कई सारी सौगातें मिली थी, जिसमें मेट्रो की बात हो, तमाम सारी चीज़ें हों। और जो बिहार में देखा हमने, हम आपकी हरियाणा में, वही हमने महाराष्ट्र में देखा कि मजबूरी में सही, क्योंकि बीच चुनाव के बीच प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, उनकी सभाएं भी वहाँ कम हुई है। अमित शाह ने इसके बनिस्पत ज़्यादा रैलियाँ की। गडकरी जो कि अभी तक सरकार को बनने के बाद जो लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन लगभग 100 के आसपास उन्होंने सभाएं की हैं। और बीजेपी का पूरा फोकस जो विदर्भ का जो इलाका है, क्योंकि मराठों में नाराजगी एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं थी, उनकी नाराजगी देवेंद्र फडणवीस पर थी, जो कि ब्राह्मण है, मराठी ब्राह्मण। तो बीजेपी और संघ ने पूरा फोकस किया जो विदर्भ, क्योंकि कहा ही जाता कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी विदर्भ से होकर जाती है। 70 के आसपास वहाँ सीटें हैं, तो पूरा संघ महीनों से वहाँ जुटा हुआ था। खुद देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी उसी इलाके से आते हैं। तो बीजेपी ने अपनी जमावट वहाँ की कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सीटें उनको जीते। और यही गठबंधन में हमने देखा कि 140 के आसपास वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 10 से 15 सीटें उन्होंने गठबंधन सहयोगी की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, ताकि कहने को उनके नंबर भी बढ़ जाए। और ऐसी सीटें जहाँ लगता है कि गठबंधन के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं था, कमज़ोर उम्मीदवार था, तो इस रणनीति के साथ वो चुनाव लड़े। लेकिन ये सामंजस्य हमको दिखा महाविकास आघाड़ी में नज़र नहीं आया, क्योंकि शरद पवार को लेकर एक संशय का भाव हमेशा से देश के तमाम सारे राजनीतिक दलों में रहता है। बीच चुनाव में हमने देखा कि फिर ऐसे मुद्दे भी आए कि अजित पवार ने कहा कि हम तो उस बैठक में जिसमें सरकार बनाने का निर्णय रहा, तो उसमें तो अडानी भी थे, उसमें तो तमाम सारे शरद पवार भी थे। फिर एक मुद्दा आया कि धारावी को तो अडानी को बेच दिया जाएगा। फिर हमने देखा बीच चुनाव के पहले, वोटिंग के कुछ घंटे पहले, कि बिटकॉइन से लेके खबरें आई कि जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं उन्होंने बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन किया। सुप्रिया सुले का नाम आया, नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वहाँ के, जो बीजेपी से सांसद रह चुके, उनका नाम आया। नोट फॉर आया था, हमने कहा विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में, उनकी वीडियो भी आया। तो सारे हथकंडे अपनाए गए दोनों दलों ने। लेकिन ये ऐसे मामले थे जो शहरी क्षेत्रों में मुझे लगता है इसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहा होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई सारी जो स्कीम्स जो प्रभु जी ने कहा कि फ्री राशन है, टॉयलेट पहले से चल रहे थे, किसानों एक क्षेत्र में एक मुद्दा नहीं रहा प्रभावी, नहीं अलग अलग। आप देखिए कोकण का इलाका एकदम अलग है, मराठवाला एकदम अलग है, विदर्भ का इलाका अलग है। तो ये जो इलाके हैं वो अलग अलग इलाकों की अलग अलग तासीर है। और बीजेपी के पास तो ऐसे कई सारे नेता थे जिनकी वहाँ पर पकड़ थी, या उनके गठबंधन सहयोगियों की, जैसे अजीत पवार की हम बात कर लें कि बारामती और उसके इलाके में, या एकनाथ शिंदे की मुंबई का आउटर एरिया जो पुणे और उस आसपास का इलाका, वो उनका गढ़ माना जाता था। विदर्भ और बाकी जगह बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन वही दिक्कत शरद पवार के साथ थी कि उनका मजबूत गढ़ वही बारामती और उसके आसपास का इलाका, लेकिन भतीजे से चुनौती मिल रही थी। जो बम्बई और उसके आसपास का मजबूत इलाका उद्धव ठाकरे का माना जाता था, लेकिन एकनाथ शिंदे से उनको चुनौती मिल रही थी। कांग्रेस के संग ये था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या वो विधानसभा में उतना अच्छा कर पाएंगे? और राहुल गांधी को जितना समय देना था उतना दिया नहीं। आप देखिए प्रियंका ने भी रैलियां की, लेकिन वो खुद वायनाड से चुनाव लड़ रही थी, तो पूरा उनका फोकस इस बात पर था कि एक तो लीड उनकी ठीक ठाक हो जाए, वो चुनाव अच्छे से जीत जाए। हालांकि ये स्थिति नहीं थी कि वो चुनाव हार जाएंगी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कम से कम जितनी लीड से राहुल गांधी जीतें उतनी ना सही, लेकिन उसके आसपास से उनको चुनाव में जीत मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा, उनके साथ एक सर्वमान्य नेता ऐसा नहीं था, और उनके पास एक काट नहीं थी। वो संविधान की प्रति आप देखिए कितना उसका भी ये बीजेपी ने बनाया कि ये तो खाली किताब बांट रहे हैं, लाल किताब। फिर बीजेपी ओर से, कांग्रेस की ओर से काउंटर किया गया। उनके तमाम सारे नेता, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, और उनकी तस्वीर आई कि देखिए उनको भी दे रहे हैं। लेकिन जो मूल मुद्दे थे उन पर वो फोकस नहीं कर पाए। कि जो प्याज की बात थी जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन इस बार जो आप प्याज देखिए कि सबसे महंगा प्याज के भाव हैं, तो जिससे किसानों को वहाँ फ़ायदा हुआ है। जो मराठवाड़ा इलाका है, लातूर है, नासिक के आसपास का जो बेल्ट है, जो एक ज़माने में राज ठाकरे के प्रभाव वाला इलाका माना जाता था, और नासिक से ही पहला महापौर MNS का जीता था, बाद में हालांकि उनका प्रभाव नहीं रहा। तो ये सारे वो इलाके आप देखिए, कई सारे पार्टियों का ऐसा था जिनको साइलेंट समर्थन था। कहा जा रहा है कि जो भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उनकी जो पार्टी है उसने भी ऐसे उम्मीदवार उतारे जिससे महायुति के उम्मीदवारों को फायदा हो। और एक और दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है फालौदी सट्टा बाजार का, मनोज जी, जहाँ जिसमें देवेंद्र फडणवीस को पसंदीदा CM बताया गया है, महायुति की सरकार बनते दिखाया गया है। सट्टा बाजार में महायुति को बहुमत दे रहे हैं, और 90 से 95 सीटें सिर्फ बीजेपी को। देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर 40-45 सीटें दे रहे हैं शिवसेना को, अजीत पवार की NCP को दे रहे हैं 15 सीटें, वो तो सारे महाविकास आघाड़ी को ये भी 125 दे रहे हैं। तो जो हमने कहा ना कि आप देखिए लगभग कमोबेश की सबसे पहले जो बीजेपी की जो गठबंधन है महायुति, उसमें सबसे कमजोर
जो अजीत पवार रहेंगे, और उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी रहेगी। शरद पवार और कांग्रेस ही चाहती थी कि उनका दल सबसे ज़्यादा मजबूत होकर निकल आ रहा है, और चाहे उसके लिए उन्होंने को पर्दे के पीछे से कुछ करना पड़े, वो होता भी दिख रहा है। क्योंकि जिन शर्तों पे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे वो स्थिति अब नहीं है। तब ये था कि सरकार बनानी थी किसी भी प्रकार से, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियाँ अलग है। दूसरा, कोरोना काल में जो आरोप लगे उद्धव ठाकरे पर, बाद में एकनाथ शिंदे ने जो आरोप लगाए, और जिन आरोपों को लेकर उनके विधायक टूट कर गए, क्योंकि शिवसेना ने पहले भी लोग गए हैं कि छगन भुजबल भी गए, नारायण राणे भी गए। तो आप बीजेपी देखिए कि कितने तरीके से चुनाव लड़ा, कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है, नीलेश राणे को बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ाते हैं, और उसके छोटे भाई को वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगल की सीट से उतार देते हैं। तो एक परिवार के 3 लोग, एक केंद्र की राजनीति में, 2 राज्य की राजनीति में, लेकिन 2 अलग पार्टियों से चुनाव लड़ लिया। तो कहने कोई मैसेज जा सके, देखिए परिवारवाद के खिलाफ हमें, लेकिन बाकी पार्टियों में आप देखिए कि वो सारी चीजों उसको हमलावर हुए। यहाँ परिवारवाद की भी परीक्षा है, परिवार भी मैदान में है। चाहे अजीत पवार की बात कर लें, चाहे हम शरद पवार की बात कर लें, चाहे उद्धव ठाकरे की बात कर लें, राज ठाकरे की बात कर लें, तो परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं किसी न किसी दल से। तो इन राजनीतिक परिवारों की भी साख दांव पर लगी कह सकते हैं इस चुनाव में। स्पष्ट हो जाएगा जनता परिवारवाद को पसंद करती है नहीं ना पसंद करती है। देखिए, महाराष्ट्र तो वैसे भी जो है बिहार उत्तर की तरह परिवारवादी राजनीति का गढ़ रहा है। तमाम नेता अपने परिवारों को वहाँ आगे बढ़ाते रहे, वो परंपरा वहाँ पर है। वहाँ के मतदाता को परिवारवाद कोई प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि यदि हम मध्य प्रदेश को देखते हुए बात करें तो यहाँ पर असर होता हुआ दिखाई देता है। तो बीजेपी ने वहाँ पर परिवारवाद के मुद्दे को उतनी हवा भी नहीं दी है, क्योंकि वो चाहे बीजेपी में हो, जो एकनाथ शिंदे उनका बेटा सांसद है, तो बीजेपी के लोग दल के साथ जो गठबंधन की सहयोगी, उनके यहाँ भी परिवारवाद की स्थिति है। बीजेपी के खुद के अपने जो नेता थे, चाहे प्रमोद महाजन की बेटी हो, चाहे और भी बीजेपी के नेता, गोपीनाथ मुंडे की 2 बेटियां हैं, तो वो भी राजनीति में है। तो पूरे परिवारवाद वहाँ पर पैमाना नहीं है इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जैसे दक्षिण भारत में है, वो परिवार की परंपरा को वोट करते हैं, लोग उनके परिवार से जुड़े होते हैं। उस दल के प्रति निष्ठा होने के साथ उस परिवार के प्रति लोगों की निष्ठा होती है। वही स्थिति महाराष्ट्र में। अजीत पवार की पत्नी चुनाव हार जाती है, सुप्रिया सुले से, क्योंकि वो एक बड़े चौहान के साथ, बड़े पवार के साथ जाते हैं, छोटे पवार के साथ नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में प्रभावी मुद्दा है। महाराष्ट्र में दीगर मुद्दे वहाँ पर असर करेंगे, और निश्चित तौर पर जो योजनाओं की बात मैंने की थी, वो योजनाओं का खासा असर रहेगा। लेकिन इस चुनाव में प्रभु जी एक चीज और देखिए, परिवारों में जो दरारें रहती थी वो राजनीतिक रूप से अलग थी, लेकिन इस चुनाव से स्पष्ट लग रहा है कि दरारें बढ़ी हैं। चाहे मनसे की बात कर लें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात कर लें, अजीत पवार की बात कर लें, या शरद पवार की बात कर लें, कि परिवार के सामने परिवार का उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, ये एक शुरुआत में तो ये राजनीति का हिस्सा समझा गया था। जब अजीत पवार पहली बार गए थे, फडणवीस के समय डिप्टी सीएम बने थे, कि शरद पवार, चूँकि अजीत पवार ने खुलासा भी किया, जो भी मनोज जी बता रहे थे कि अडानी घर पे बैठक हुई थी, और ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ये समझा गया कि वो एक साथ है। लेकिन जब विरासत की बात आती है कि आप एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, जैसे राज ठाकरे अलग पार्टी नहीं बनाते, यदि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे शिवसेना विरासत नहीं देते तो, लेकिन उनने दी, क्योंकि राज ठाकरे को तैयार किया था उनने अपने विकल्प के तौर पर, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, बाद में अपने बेटे को बैठा दिया उस कुर्सी पे, तो वो वहाँ पर वो फूट पड़ गई। यही यहाँ पर है। अजीत पवार, सुप्रिया सुले राजनीति में नहीं थी सक्रिय। अजीत पवार ही शरद पवार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनकर बहुत शुरुआत से युवावस्था से काम कर रहे थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि उन्हें अपनी बेटी को आगे कर दिया, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी अब जो है उम्मीदें का उफान आया और टूट पड़ गई। तो वो सामने अब दिखाई दे रहा है, परिवार से लोग अलग हो गए, लेकिन जो मूल है, जो मूल पार्टी है शरद पवार की, उसके प्रति रुझान ज़्यादा होगा लोगों का अजीत पवार की तुलना में। ये उधर यदि हम देखते हैं तो उद्धव ठाकरे चूँकि विचारधारा से हट गए हैं, बाल ठाकरे की विचारधारा जो थी, बाल ठाकरे कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाते, बाल ठाकरे कभी भी अजीत पवार एनसीपी के साथ नहीं जाते। बाल ठाकरे हिंदूवादी दल के तौर पर थे, वो बीजेपी के साथ रहते थे हमेशा, और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से अलग हो गए। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे की विरासत को संभाला, तो वो वहाँ पर समर्थन वहाँ पर लोगों का दिखाई दे रहा। तो ये चीज़ें विचारधारा, चूँकि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का खासा प्रभाव रहा है, हिंदूवादी एजेंडा वहाँ पे खासा प्रमुखता से रहा है, वो क्षेत्र वो है जहाँ पर सावरकर को भगवान की तरह लोग वो जानते हैं। तो उस तरीके की जब विचारधारा का वहाँ पर टकराव होता है, तो जो विचारधारा के साथ है, तो फिर उत्तराधिकार का हक उधर जाता हुआ दिखाई देता है, मतदाता उधर झुकता है। तो मनोज जी, मतदाता तो उधर झुकता है, तो ये शिवसेना पर भी एक मतलब उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसका भविष्य भी एक तरह से दांव पे लगा है। और शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है वहाँ का,
कि वो अपने पाले में जो चाहे वो ऐसा कर देते हैं कि सारा मतदाता या उनके जो समर्थक हैं या मराठा वोट बैंक है उनके पाले में आ जाता है। तो इस बार भी ऐसा कोई चमत्कार की उम्मीद कर नहीं, रहे देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ा संकट क्या है कि 3 डिजिट में बीजेपी को छोड़ दो तो कोई सा दल नहीं लड़ रहा। बिल्कुल। तो तो कितनी आप जीतोगे? अगर आपका 100% स्ट्राइक रेट भी रहेगा तो आप उस स्थिति में नहीं हो, क्योंकि बाकी के सहयोगी दल भी तो आपको उतने नंबर से चाहिए होंगे ना। बीजेपी ने स्मार्टली प्ले किया ना कि मुख्यमंत्री का पद देखिए एकनाथ शिंदे को दिया उन्होंने, और जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार जैसे आदमी को आप ले आए जिनकी निष्ठा संदेह में। और हो सकता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इसके बाद जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, अगर सरकार बन जाती है महायुति की, तो आप ये तय मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक टूट और होगी। और वो हिस्सा किसके साथ जाएगा? मुझे लगता है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाएगा। और एकनाथ शिंदे मुझे लगता है इसकी तैयारी में अभी से जुट गए होंगे। दूसरा जो दिक्कत है कि शरद पवार ने जो भावनात्मक अपील की है कि ये आखिरी चुनाव है, और एक करिश्मा एक बार 2 बार होता है। 84 साल के लगभग वो हो गए हैं, अगले चुनाव तक वो 90 साल बेहतर समझते हैं। नहीं समझते हैं ना, लेकिन कई बार होता है कि आपको वो चीज़ें वहाँ से उतनी दिखाई नहीं देती है जो जैसा आपका एक कद हो जाता है, कि आपको फिर वो चीज़ें वैसी दिखाई देती जो आपके करीबी लोग दिखाने लगते हैं। क्योंकि जब परिवार का, जो प्रभु जी ने कहा कि जब आप ये देखने लगते हो कि संगठन की जगह मेरे परिवार का हित किस चीज़ में है, तो आप देखिए कि भतीजे उन्होंने युगेंद्र को लड़ा दिया ना अजीत पवार के सामने। तो एक जो सुलह का रास्ता हो सकता था, वो शरद पवार को भी लग रहा है कि शायद अब वो रास्ता बचे ना, और अगर फिर वो शरद पवार को वापस ले आते हैं, अजीत पवार को शरद पवार, तो हो सकता है कि 2, 4, 5 साल बाद, क्योंकि जितने बीमार आज की तारीख में शरद पवार है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहेंगे कि बेटी के लिए वो जानबूझकर एक संकट पैदा कर दें। तो ये राहें जुदा हो गई है। तो संकट अजीत पवार के सामने भी ये है कि उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा, या तो वो एनसीपी को अकेले चलाएं, या बीजेपी के साथ चलें, या किसी और दल के साथ जाएं। अब उनकी मूल एनसीपी में वापसी करना शरद पवार के साथ संभव नहीं है। ये संकट उद्धव ठाकरे के साथ भी है, क्योंकि बाल ठाकरे के समय से जो बड़े नेता थे, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, मनोज जोशी, अवनी, सारे टूटते जा रहे हैं। लेकिन पार्टी 2 फाड़ हुई। आप सोचिए कि बड़ी संख्या 50 के आसपास अगर आपके विधायक चले जाते हैं, सांसद चले जाते हैं, और बड़ी संख्या में फिर वो जीत कर आए सांसद, एकनाथ शिंदे की पार्टी के भी 9 से ज़्यादा सांसद जीत कर आए हैं, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। और इस चुनाव में भी अगर वो 50 के आसपास सीट जीत लेती है, 40 सीट भी जीत लेती है, तो मुझे लगता है बीजेपी और वो दोनों उस स्थिति में होंगी कि सरकार बना ले। तो ये संकट नहीं रहेगा कि अजीत पवार का जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा। जो बार बार ब्लैकमेलिंग की समस्या आती गठबंधन सरकारों में, खासतौर से जब कि आप 3-4 दलों को साथ लेकर चल रहे हो, वो एक समस्या खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने जब वोट किया होगा तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रही। एक और दिलचस्प आंकड़ा आ गया, एकदम उलट। हम देख रहे थे मैट्रिज का और चाणक्य का महायुति की सरकार को एग्जिट पोल पे बनाते हुए देख रहे थे वहाँ पर, लेकिन इलेक्टोरल एज का जो एग्जिट पोल आया है उसमें महायुति को सिर्फ 118 सीटें दी गई हैं। एमबीए को 150 सीटों का अनुमान लगाया गया, अन्य को 20 सीटें दी गई। तो यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते दिखाया जा रहा है। इलेक्टोरल एज का एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते बताया गया। एकदम विपरीत। देखिए ऐसे कई सारे, अभी हम जैसे जैसे समय बढ़ेगा कई सारे ऐसे आएंगे। आप बिहार हरियाणा देख लीजिए कि एक भी ऐसा पोल नहीं था जिसमें बीजेपी मतलब को मतदाता अब एग्जिट पोल वालों को भी एजेंसियों को भी कंफ्यूज करने लगे। 2-3 चीजें होती है। आपका नहीं, आपका सैंपल साइज कितना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किस इलाके में आपने किया है और आपका सैंपल साइज कितना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको बड़ा सैंपल साइज होगा, क्योंकि अब ये धीरे धीरे आएगा कि इस एजेंसी ने किया तो उसका सैंपल साइज क्या था। अगर आप ये कहते हैं कि हमने 10,000 लोगों से बात की है, तो महाराष्ट्र में अगर 10,000 लोगों से बात करके आप एक ये निकाल दें, पल्स पकड़ लें कि क्या नतीजा हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। दूसरा आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस ने दिन से हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि हमारा कोई भी आदमी इस एग्जिट पोल में नहीं बैठेगा। तो अगर आपकी सरकार बन रही है या आपको लगता बन सकती है, तो फिर आपको बैठना चाहिए था। लेकिन आपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? हो सकता कोई रणनीति, लेकिन इसमें तो कोई रणनीति है नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। 6 बजे तक वोटर ने जिसको वोट करना था कर दिया है। आज हो सकता है कि आज 20, 21 और 22 3 दिन तक सारी पार्टियां मजे कर लें, गुणा भाग कर लें कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरी सरकार बन रही है, कार्यकर्ता में उत्सुकता हो जाए। लेकिन जो कुछ होगा वो 23 को पता चलेगा। लेकिन जो नतीजे हम देखेंगे आएंगे वो भी हो सकता है चौंकाने वाले हो। लेकिन जो कंफ्यूजन है या जो उलटफेर हो रहा है वो महाराष्ट्र में ही हो रहा है। झारखंड में तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं।
वहां पे इतना कंफ्यूजन नहीं है। देखिए सीटें भी अभी कम हैं। हाल ही में आप देखिए ना, लोकसभा के जब चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर आप देखिए, वो बीजेपी आजसू के साथ वो लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट दी है उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की है। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार उन्होंने इस बार थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया है। पिछली बार भी आप देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी वहाँ। पिछले विधानसभा में भी बीजेपी का वोट शेयर 30% से ज़्यादा था और सहयोगियों का 12% के आसपास, लेकिन जेएमएम का वोट शेयर 16% ही था, लेकिन उनको सीट जो थी वो बीजेपी से ज़्यादा मिल गई थी। और जो हमने बात की थी, जो कोल्हन का जो इलाका जहाँ बीजेपी हमेशा कमज़ोर रही है, जो चंपई सोरेन है, वो कोल्हन के टाइगर उनको कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की कोशिश ये थी कि 1, 2, 3 सीट, 5 सीट भी अगर किसी नेता के आने से बढ़ रही है, या वो नेता आकर अगर अपनी सीट भी एक जीत ले रहा है, तो ये भी उनके लिए प्लस है ना। तो इस रणनीति, और जो प्रभु जी ने कहा कि एक समावेशी राजनीति का चेहरा शिवराज सिंह चौहान, कि उन्होंने, उनके पास एक लंबी फहरिस्त थी कि लाडली बहना हो, साइकिल हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, तमाम सारी स्कीम, और एक हार्ड हिंदुत्व का चेहरा हेमंत विश्व शर्मा, कटेंगे तो बटेंगे उन्होंने आगे बढ़ाया। आप देखिए बांग्लादेश की घुसपैठियों का मुद्दा जोर जोर से उठाया। और जो करप्शन की बात है कि वो जो मंत्री आलमगीर के पीए के घर अगर 35 करोड़ रुपया मिल रहा है, कांग्रेस के एक सांसद जो थे राज्यसभा के, उनके घर से 350 करोड़ मिल रहा है, तो वो गरीब आदमी है, जो आदिवासी, जिसको 1 किलो चावल के लाले हैं, तो वो तो ये देख रहा है ना कि उसको तो बताया गया ना, समझाया गया कि ये पैसा तुम्हारे हक का था जो इन लोगों की तिजोरी में गया। आप देखिए अभी वोटिंग के पहले भी 2 दिन तक अभी लगातार हमने देखा वहाँ छापे मारे गए हैं, ईडी के छापे पड़े थे, पूरे चुनाव के दौरान सीबीआई ने छापे मारे, और आरोप लगते रहे कि ये देखिए बीजेपी की बी टीम सक्रिय हो गई है, ईडी और सीबीआई। महाराष्ट्र में पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल भी आ गया है। महायुति को 175 से 190 सीटें देने का अनुमान लगाया गया है। एमबीओ को 85 से 112 सीटें का अनुमान बताया गया है। इसमें पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल है, इसमें महायुति की सरकार बन रही है। झारखंड में भी पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल आया है। एनडीए को 44 से 53 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जी मनोज जी, देखिए जो हमने झारखंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी कमज़ोर कड़ी कांग्रेस ही है। आप बिहार देखिए, जब पिछली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब एक समय ऐसा लग रहा था कि आरजेडी सरकार बना सकती, लेकिन जितनी सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, उनकी जीत का स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था कांग्रेस का, जिसका नतीजा हुआ सरकार बन नहीं पाई। मुझे लगता है कि वहाँ भी एसेट की जगह लाइबिलिटी साबित होने वाली है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कांग्रेस झारखंड में। और यही स्थिति हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए, हम कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, कि वो एक बोझ साबित हो सकता है अगर एग्जिट पोल जो दिख रहे हैं हमको, अगर वही आते हैं। हो सकता है कि अगर 6 पार्टियों की हम बात करें, तो फिर नीचे से अगर बात करें तो पहले नंबर पर अजीत पवार होंगे और ऊपर उद्धव ठाकरे होंगे। बाकी के दल ऊपर से हम गिन सकते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि 150 से ज़्यादा सीटें वो लड़ रही है। उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी हो सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, जो प्रभु जी ने कहा, बाला साहब ठाकरे की विरासत और उनका चिन्ह लेकर, क्योंकि जो तीर कमान है, अगर 30-40 साल से एक आदमी जो वोटर है, उसके दिमाग में एक वो चिन्ह है और एक वो छवि है एकनाथ शिंदे ने जो बनाई है, हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ाते गए। वो आप देखिए स्कीम्स उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी जारी की, लेकिन उनके कोई ऐसे बयान नहीं आए जिससे उनका जो मूल वोट है, शिवसेना का जो कोर वोटर है हार्ड हिंदुत्व वाला, वो उनसे छिड़के। देखिए सावरकर का जो प्रभु जी ने जिक्र किया, उसको लेकर बीजेपी ने बार बार तंज कसा, उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि आप कहिए ना कि वो उद्धव ठाकरे के पिता की प्रशंसा कर दे इस चुनाव में कांग्रेस के, बाला साहब ठाकरे बहुत अच्छे नेता थे, या वीर सावरकर के लिए 4 अच्छे शब्द कहे थे, लेकिन वो कह नहीं पाए। तो ऐसे उन्होंने जो मराठा अस्मिता का जो मामला था, मुझे लगता है उसको भी कमज़ोर करने का प्रयास किया, और जो मराठा वोटर नाराज़ थे उनके मन में बताने का प्रयास किया कि जो असली मराठे हैं, जो सावरकर के मन में जो श्रद्धा आम मराठियों के मामले या पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मामले में, उसको लेकर शिवसेना के मन में संशय है। तो मुझे लगता है ये नीति हो सकता है, जो एग्जिट पोल के हमको अभी आंकड़े दिख रहे हैं, हो सकता है कारगर साबित हुई हो। लेकिन यूपी में यदि 9 में से 7 सीटें जीतते हैं बीजेपी, तो योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश में भी 2 उपचुनाव हुए हैं प्रभु जी, यहाँ की दोनों सीटों पर आप कैसे देखते हैं कि यहाँ भी कुछ फर्क पड़ेगा, मजबूत होंगे सीएम? देखिए सीएम तो वैसे भी मजबूत है 63 सीटों के साथ अभी तो फिलहाल, लेकिन ये जरूर है कि अमरवाड़ा का उपचुनाव जीते हैं।
पहली बार प्रदेश में लोकसभा लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लोकसभा की 29 सीटें यदि वो उनके नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़के बीजेपी जीती है तो स्वाभाविक तौर पर ये क्रेडिट तो उनके पास है। दोनों सीटों में बुधनी तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के खाते में जाने वाली सीट है। लीड का मार्जिन वहाँ पर कितना होगा, सवाल इस पर होना चाहिए कि वहाँ मार्जिन कितना होगा। क्या वो एक हैंडसम मार्जिन के साथ वो चुनाव जीत पाते हैं या अमरवाड़ा की तरह नेक टू नेक जा रहे हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान के मार्जिन को क्रॉस करने वाले हैं, सवाल इस पर होगा। तो मुझे लगता है कि वो 30-40 हज़ार के आसपास, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएंगे। बीजेपी के रमाकांत भार्गव इतने अंदर ही रहेंगे, इतने नीचे भी नहीं जाएंगे कि सरकार या शिवराज की साख पे असर। लेकिन शिवराज जी 1 लाख से ज्यादा से जीतते हैं। यदि रमाकांत भार्गव 40-50 तो उसी को बराबर मान लीजिए ना इसको तो। नहीं वो क्योंकि चेहरे में अंतर है। नहीं 30, मैंने कहा 30-40 से ऊपर जाते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि संभावना उतनी नहीं है, लेकिन वो 5-10 हज़ार पे भी नहीं अटकेंगे, ये स्थिति वहाँ पर है। लेकिन ये किरार वोट बैंक का जो मामला था उसको लेकर शिवराज सिंह भी चिंतित रहे। जो व्यक्ति अपने चुनाव में वहाँ पर प्रचार करने नहीं गया वो इस उपचुनाव में कई बार यहाँ पर आया, झारखंड के प्रभारी हैं। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किरार वोट बैंक का क्या असर यहाँ पर रहा होगा। विजयपुर में जरूर नेक टू नेक मुकाबला हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो चुनाव मैनेजमेंट का जो पूरा मामला है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। एक तो रामनिवास रावत जो 23 साल बाद मंत्री बने, तो रावत वोट बैंक उनके साथ हो सकता है वो पूरा का पूरा जाए। आदिवासियों को संभालने की बीजेपी ने अच्छी कोशिश की है। चुनाव के पहले जो नाराजगी थी, चूँकि कांग्रेस का कैंडिडेट ही आदिवासी है, तो यदि आदिवासी वोट वहाँ पर बढ़ जाता है, रावत वोट और अदर वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो बीजेपी वहाँ पर भी निकाल लेगी आसानी से। जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो योगी को डैमेज करने की जितनी भी कोशिशें जब जब होंगी तब तक योगी और मजबूत बनकर उभरेंगे। इसकी चाबी उनके पास है। उन्हें आप ये देखिए कि इस चुनाव के बहुत पहले उनने जो है बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की। उनने जो है वो यात्रा, कावड़ यात्रा के दौरान जो है हर ठेले तक पे जो है नाम लगाने की बात करके उनका ये पूरा चुनावी एजेंडा था। वो जो कावड़ यात्रा जिस क्षेत्र से निकल रही है वो ज़्यादातर चुनाव उन्हीं क्षेत्रों में थे। तो एक तरीके से उनने अपना वोट बैंक को पॉलिश करने की कोशिश की थी पहले से, और वहीं पर वो चले। भले उनके पार्टी के अंदर नेता सुर उठाते रहे, लेकिन चूंकि सरकार चलाना और एक जो भगवा आवरण है, हमने उमा भारती को लेकर देखा है, और चाहे जितने भी भगवा आवरण वाले नेता चुनाव लड़ते रहे उनमें योगी सबसे शार्प मान सकते हैं हम, चुनाव लड़ने में भी लड़ाने में भी। उनकी डिमांड भी पूरे देश में चुनाव प्रचार में होती है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका एक अपना असर है, क्योंकि वो नियम धर्म कर्म जो है संन्यास का जो है पूरी तरह पालन करते हुए दिखाई देते हैं। वो जो कहते हैं करते हुए दिखाई देते हैं। वो उस उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर कि अराजकता ही वहाँ पर सरकार का हिस्सा हुआ। दूसरे राज्य अपनाते हैं उनकी तरीकों को, तो इसलिए जो है योगी को लिए स्वाभाविक तौर पर ये कहें कि योगी को डैमेज करने की जो बीजेपी के अंदर खाने से ऊपर से लेकर जो कोशिशें होती होंगी उस पर जरूर इससे विराम लग जाएगा। और संघ पहले भी उनके साथ था और संघ और मजबूती से योगी के साथ दिखाई देगा। हमने तो ये भी देखा है कि पीएम ने भी इस चुनाव में उसी लाइन को एक तरह से ये कहकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे आगे बढ़ाया। वो दूसरे तरीके में कह रहे थे, ये दूसरे तरीके में कह गए। हाँ, प्रधानमंत्री ने जरा उनको परिष्कृत शब्दों में प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही था। मतलब वो बीजेपी के नेता भले प्रधानमंत्री कहता तो ये लगता है ना कि आपकी सरकार में अगर बटेंगे तो जब बीजेपी नेता भले उसको जो है ये कहें कि वो योगी के काट के लिए प्रधानमंत्री ने वो नारा दिया, लेकिन दोनों का मतलब ही एक है। चाहे वो और देखिए कितना अच्छा नारा था, 4 शब्द हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो है ये रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आप इसको देखिए, आप सवाल करने जाइए किसी बीजेपी नेता से तो वो कहता है कि पूरे भारत वालों के लिए है, कि पूरे भारत के लोग एकजुट रहेंगे, तो नहीं होगा। और आप उसका जो मतदाता के लिहाज से मतलब निकालिए, और ये कमराबंद बैठकों में तो वो पोलराइजेशन की तरफ इशारा करता है। वही काम जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा करता है। तो निश्चित तौर पर दोनों नेताओं ने बहुत माइन्यूटली इस नारे को जो है अच्छे से इस्तेमाल किया है, और इसका असर केवल जैसे मनोज जी कह रहे थे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका असर जो है महाराष्ट्र तक में है, और ये आने वाले चुनाव में भी ये नारा हमको आगे चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मनोज जी, कांग्रेस को यूपी में फायदा हुआ गठबंधन में जाकर, क्या महाराष्ट्र में भी उसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि वहाँ झगड़ा इस बात का है कि नंबर 1 कौन रहेगा महाविकास अघाड़ी में, शरद पवार या कांग्रेस। ये एक सबसे बड़ा संकट है। जो यूपी की हम बात कर रहे हैं तो उसका असर, जो प्रभु जी ने कहा, असर तो पूरे देश में दिखेगा योगी की बातचीत का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे योगी को ये समझ में आया, और बीजेपी को बाद में, कि मोदी हमारा भाईजान, और ये सारा वोट की बात जो करी थी उन्होंने, उससे जो कोर हिंदू वोटर था उसमें एक असमंजस की स्थिति हुई। तो नतीजा आप देखिए, प्रधानमंत्री की लीड 1.5 लाख पर आ गई है।
कोई मान सकता था कि छोटे छोटे नेता मध्य प्रदेश के हमने देखा कि कई सारे विधायक, रामेश्वर शर्मा की बात कर लें या गोविंदपुरा की बात कर लें, उनकी लीड 1-1 लाख से ऊपर थी विधानसभा चुनाव में। और प्रधानमंत्री जिन्होंने उसको काशी को क्योटो बनाने की बात की, तमाम सारे डेवलपमेंट कराएं, उनकी लीड घट गई। तो जो मूल वोटर था वो नाराज़ था। ये बीजेपी और संघ को और मोदी को भी समझ में आया, शाह को भी, कि जो हमारा जो मूल वोटर है उसकी लाइन पे हमको चलना होगा। तो भले मजबूरी में ही सही हो या ज़रूरी हो, लेकिन उस मुद्दे को आपने देखा, आपने आगे बढ़ाया। फिर समाजवादी पार्टी ने जैसा उसका जवाब दिया, और आखिरी दिनों में जो खरगे ने जिस प्रकार से हमला बोला योगी पर, उनके कपड़ों को लेकर, मनोज जी, एक और उनके बालों को दिलचस्प लेकर, एग्जिट पोल आया है जो झारखंड का है, एकदम उलट। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाते हुए ये बताया गया, बढ़त बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों को 53 सीटें यहाँ पे देने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए को सिर्फ 25 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य को 3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जिसमें झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। यहाँ भी एक और दिलचस्प एग्जिट हाँ पोल। बिल्कुल, देखिए आप जैसे जैसे मामला बढ़ेगा, जो फिर मैंने कहा कि सैंपल साइज आपका क्या था, और दूसरी बात है कि दूसरे चरण का भी वोट हुआ, 2 चरणों में मतदान हुआ है वहाँ पर झारखंड में। महाराष्ट्र में तो कह सकते हैं आपको आज वक्त नहीं मिला था कि एक ही चरण में वोटिंग हुई है, तो आपको सारा डाटा कलेक्शन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, या हो सकता है रेयर ऑफ मार्जिन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन झारखंड में तो 2 चरणों में चुनाव हुआ है। तो जो चीज़ें हम भी बात कर रहे हैं, तो बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी ने निश्चित तौर पर, अगर जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी, जो पैटर्न था, उस पर उन्होंने भी तैयारियां की होगी, और बाद में उनको भी लगा हुआ कि जो उनकी कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पूरी ताकत झोंक दी जाए। तो आप देखिए आखिरी के दिनों में बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को वहाँ झोंका गया था, और जो मुद्दे थे उस इलाके के हिसाब से उनकी बात की गई थी। तो हो सकता है कि नतीजे ये भी हो सकते हैं, छोटा राज्य है बदल भी झारखंड सकते में। हैं। हमने देखा 2019 में जो एग्जिट पोल आए थे मनोज जी, 3 में से 2 एग्जिट पोल सही पाए गए थे। कई बार होता है ना, देखिए वोट शेयर की बात है। मध्य प्रदेश में हम भी इस बार पोल को ही मानेंगे, सारे एग्जिट पोल आ जाने दीजिए। बिल्कुल, और 2018 में मध्य प्रदेश में आप देखिए नंबर ऑफ वोट बीजेपी के ज्यादा थे, लेकिन सीटें ज्यादा कांग्रेस की आई। हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस का वोट शेयर 12% बढ़ा, लेकिन वो सत्ता से दूर रह गए। और पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा में कि किसी एक दल ने दोबारा से सरकार रिपीट कर ली लंबे समय बाद विपक्षियों में। झारखंड भी चूंकि आपने कहा छोटा राज्य, लेकिन लोकसभा में भी हमने देखा जो वोट शेयर बीजेपी का सबसे ज़्यादा था, और उनके सहयोगियों का मिला ले तो 50% के आसपास था। और जो पिछला 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भी वोट शेयर बीजेपी का ज़्यादा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो अपने दम पर 16% वोट शेयर ही मिला था, लेकिन इसके बावजूद उनकी नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा थी और उनकी सरकार बन गई थी। तो कई बार होता है कि वोट शेयर आपके पास कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट, क्योंकि एक सीट हो सकता है कि आपने 1 लाख वोट से जीत लिए, लेकिन आपने 10 सीटें 10,000 वोट से हार दी है। तो आप कह सकते हैं कि 23 नवंबर का इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल पर चर्चा करते रहिए आप, पोल ऑफ द पोल। फिलहाल तो दोनों ही दल खुश हो सकते हैं, दोनों ही गठबंधन खुश हो सकते हैं, चाहे महायुति की बात कर लें, चाहे हम महाविकास अघाड़ी की बात कर लें। उनके खुशी होने के लिए है कि भाई हम भी सरकार इंडिया की बात कर लें, दोनों के लिए ही खुशी के लिए है एग्जिट पोल के वो खुश हो लें। 23 नवंबर को जनता ने किसको अपना सिरमौर बनाया, किसे सत्ता की चाबी दी है, ये तो 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।